मान लिया एक रॉड है जिसका मास m है और इसकी हाइट h है और आपने इसको हीट सप्लाई की। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा कि ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो। तो जब आप एक्सपैंड करेंगे तो मास में कोई चेंज तो आएगा नहीं, लेकिन हाइट में चेंज आ जाएगा। तो अब जो नई हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, h1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हो जाएगा वो mg y2 - y1 हो जाएगा। तो mg y2 कितना हो जाएगा, h1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई टू माइनस h/2। अब mg कॉमन निकाल लिया, h/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, वन से वन कैंसिल हो गया, तो आपका अल्फा डेल्टा टी बच गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा, mgh अल्फा डेल्टा t/2 डेल्टा यू, हमारा ये आंसर हो। तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। तो बेसिकली इसमें क्या है कि सिंपल ज्योमेट्री मैंने लिया। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने दो बॉडी ले ली है, तो इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। तो हमने क्या किया कि ये मान लो इसको यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, तो ये हमारा एक सरफेस मान लेते हैं। और ये जो रेडियस है ये 3r गिवन है, तो ये हाइट भी हमें मिल जाएगा क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है। तो इस हाइट को मैं कैपिटल H मान लेता हूँ। तो कैपिटल H की वैल्यू हो जाएगी 3r/tan 30। तो 3√3r बेसिकली हाइट आ गई। और जब मैं इस स्फेयर का रेडियस गिवन है r, तो यहाँ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आपका रेडियस r हो गया। तो इसके सेंटर की जो हाइट यहाँ से होगी, अगर ये r है तो ये r/sin 30। तो इस हाइट को मैं स्मॉल h मान लेता हूँ, और ये वाली जो हाइट है इसे हमने कैपिटल H माना हुआ है। तो स्मॉल h की जो वैल्यू है वो r/sin 30 होगा, मीन्स 2r। अब हम अगर देखें तो दोनों का मास सेम है। तो बेसिकली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालूंगा तो दोनों का मास सेम है, तो एक डेल्टा H लिखूंगा और एक स्मॉल डेल्टा H लिखूंगा। तो mg डेल्टा H अगर आप देखेंगे तो यहाँ √3r लिखो। एक काम करते हैं, √3r लिखते हैं हम, और इसमें जो डायमेंशन में चेंज आ रहा है r का ही डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन। तो और नेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो 2 × r में ही चेंज देख रहे हैं। तो mg 3√3 प्लस 2 डेल्टा आर, और कोई भी लीनियर डायमेंशन में जो चेंज आएगा वो r अल्फा डेल्टा टी आएगा। तो mg 3√3 प्लस 2 r अल्फा डेल्टा टी। सो mg वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 3√3 प्लस 2, r की वैल्यू है √3 - 1/2 अल्फा डेल्टा टी में सारी वैल्यूज पुट करता हूँ। तो मास हमारे पास हाफ के जी है, तो मास हाफ है, इंटू जी 10 हो गया, 10। और ये 3√3 प्लस 2 √3 - 1/2 अल्फा 10⁻⁻⁴ और टेम्परेचर 100। तो इसे देखते हैं सॉल्व करके ये क्या आता है। तो ये 100, ये 3 है, 3 टाइम 0 है, तो ऊपर 10⁻⁻1 हो गया, नीचे 4 रखा हुआ है। अभी इसको देख लेते हैं। तो 3√3 इंटू 3, ये 9 हो गया, माइनस 3√3 हो गया, प्लस 2√3 हो गया, और -2 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 2 7 माइनस √3/40। तो हमारे पास h डायमेंशन आ गया, h लेंथ आ गया कोन का, और स्मॉल h हाइट आ गई इसके सेंटर की। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं सिस्टम की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, कोन की। तो कोन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको जीरो रेफरेंस मान लिया है हमने। तो कोन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg m × g 2h/3, सेंटर ऑफ मास की हाइट 2h/3 एपेक्स से होती है, और इसका सेंटर तो यहीं पर है। तो क्या लिखेंगे, mg × h। अब मैं डेल्टा वैल्यू पुट करते हैं पहले। ये आ गया 2mg/3 इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√3r प्लस ये mgh हो गया। तो ये आपका हो गया 2√3 mg r प्लस mg। h की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। स्मॉल h की वैल्यू 2r निकालिए, 2r यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 2r हो गया। mgr कॉमन निकालो, तो 2√3 प्लस 2, 2 भी कॉमन आ जाएगा, सो 2 टाइम्स mg √3 प्लस 1 इंटू आर। ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ गई। और ये पोटेंशियल एनर्जी लीनियर डायमेंशन आर पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम डेल्टा एल यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2mg √3 प्लस 1 डेल्टा आर। तो 2mg √3 प्लस 1 डेल्टा आर कितना हो जाएगा, आर अल्फा डेल्टा टी। अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 2, मास गिवन है हाफ, g10 √3 प्लस 1, आर की वैल्यू √3 - 1/2, अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻⁴, डेल्टा टी 100। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये √3 प्लस 1 और √3 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो मैं लिख देता हूँ 10 × 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 100।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1 मीन्स 0.1 जूल का चेंज बेसिकली आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 0.1। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, अच्छे से देख लीजिए। फिर से बोलो तो फिर से रिपीट कर दूं फिर या एक बार क्लियर कर है? दीजिए रिपीट। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक बॉडी है, उसको हीट करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को हाइट से रिलेटेड है। तो मान लो अगर ये हाइट h है, तो और पहले सेंटर ऑफ मास की हाइट मान लो y1 थी, बाद में y2 हो गई, तो क्या लिखेंगे? mg/2 - y1, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ये हो गया। तो फाइनली इसकी हाइट तो ये होगी ना हीट करने के बाद, तो इसका हाफ कर दिया तो सेंटर ऑफ मास की हाइट y2 हो गई, और पहले h/2 था तो h में यहाँ लिख दिया। ठीक है। सर हाँ, सर मेरे पास सर स्ट्रेस और इलास्टिसिटी मैंने आपसे पढ़ी नहीं है, तो आप लेक्चर भेज वो दीजिएगा। देख, लेक्चर उसका है नहीं मेरे पास, वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा वो। ठीक है, तो वो देख लूंगा मैं पहले। अभी इसमें तो कहीं इलास्टिसिटी तो है नहीं ना? सर एक में स्ट्रेस निकालना है। वो छोड़ दो, अभी उसके अलावा जितना हो पा रहा है वो कर। ओके सर। वो अभी जितना मैंने बताया उससे सॉल्व हो जाएगा। ये समझ में आया? इसमें क्या करना है हमें, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इससे ही आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है, दो बॉडी मुझे दिख रही है। जब दो बॉडी दिख रही है तो मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखना है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखना है। तो हमने क्या किया कि ये रेडियस r गिवन था, ये 30 गिवन था, तो इसकी हाइट निकाल ली राइट एंगल ट्राइंगल से। और इस कोण की हाइट निकालने के लिए 3r गिवन था, एंगल 30 गिवन था, इसकी हाइट निकाल ली। अब इसकी जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो कोण की जो सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है एपेक्स से 2h/3 पे होती है। तो ये हाइट कैपिटल H माना है तो इसकी हाइट 2h/3 लिख दी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेंटर से देखा तो यहाँ पे mgh लिख दिया। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली है कैपिटल R और स्मॉल h की r के टर्म में यहाँ लिख दी। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया r के टर्म में। अब r चेंज होगा तो r का चेंज कितना होगा, ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दिया, रिजल्ट आ गया। बोलो, क्लियर है? अनुभव यस सर। क्लियर है? यस सर। आ रहा हो? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए बहुत इलास्टिसिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल से देखो बता रहा हूँ, समझ में आएगा। एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई। स्ट्रेन जो होता है वो होता है इलोंगेशन अपॉन एक्चुअल लेंथ, और स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया। एक कॉन्सेप्ट इसमें ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री एक्सपेंशन के लिए जो लेंथ की वैल्यू आती है, चेंज इन लेंथ, वो एल अल्फा डेल्टा टी आती है। अब हमारे पास रॉड ये है, अल्फा ये है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया। तो अगर ये रॉड वगैरह ना हो तो लेंथ में चेंज कितना आएगा वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 10⁻³ 1000 mm है आपका, तो ये तो 1 ही हो गया, L1 हो गया। अल्फा 10⁻⁻4 और ये 20, तो इसका मतलब 2 mm का चेंज होगा। लेकिन आपने जो मार्जिन रखा है वो 1 मिलीमीटर का ही रखा है, इधर हाफ इधर हाफ। तो हम ऐसा सोच लेंगे कि इसका लेंथ हो जाएगा 1002, और आपने फाइनली रखा है इसको 1001 पे। इसका मतलब इसको आपने दोनों साइड से कंप्रेस कितना किया, 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 mm। अब स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻³ अपॉन एल कितना है, एल। मैं यही लिखता हूँ वैसे तो 1001 लिखना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इलोंगेशन कितना आ गया है हमारा, 1 मिनट, इलोंगेशन आया है हमारा, नहीं इलोंगेशन नहीं, कंप्रेशन है बेसिकली ये। तो सी लिख देता हूँ, सी फॉर कंप्रेशन, तो 1 mm का कंप्रेशन है। तो 1 mm अपॉन 1000 mm, ये कंप्रेस ये आ गया आपका 1/10⁻³ स्ट्रेन आ गया। तो आप देखो, तो स्ट्रेन आ गया, वाई से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को तो स्ट्रेस आ जाएगा। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, वाई इंटू, वाई कितना है 10⁻³ नियरली इक्वल टू लिखा है। तो नियरली में मतलब मुझे लगता है कि मैं 100, ये तो हमारे पास स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस की सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10⁻11। तो वाई की वैल्यू 10⁻11, तो 10⁸ ये हमारा आंसर, स्ट्रेस। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टू rods L and 2L having coefficient of linear expansion alpha to alpha are connected so that total length becomes 3L। तो एक लेंथ ये हो गया और एक लेंथ ये हो गया, ये ऐसे कर लेते हैं। तो ये लेंथ आप L लिख लो, ये 2L लिख लो, इसका अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, ये 2 अल्फा है। आपने क्या किया, इसको डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया। तो इसमें चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं, L अल्फा डेल्टा टी, बगल वाले में लिख लेते हैं, तो 2L 2 अल्फा डेल्टा टी।
और अगर इसे इक्विवेलेंटली एक सिंगल रॉड से हम रिप्लेस करें तो 3 अल्फा लिखेंगे। उसका अल्फा मैं एल इक्विवेलेंट लिखूंगा या एवरेज लिखूंगा इनटू डेल्टा, इक्वेट कर देते हैं। तो अल्फा ए बी विल बी 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, सो इनटू अल्फा 5/3 अल्फा। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है। इस जंक्शन का टेम्परेचर 100 है, इस जंक्शन का टेम्परेचर 0 है, और मुझे ए का टेम्परेचर निकालना है। तो इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हीट करंट सेम होगा। सिमेट्री से ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से 100 से चल रहा है और तीनों डायरेक्शन में करंट सेम है, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पर होगा वही टेम्परेचर यहाँ पर होगा, वही टेम्परेचर यहाँ पर होगा, तो लैंडिंग टेम्परेचर तीनों का सेम हो जाएगा। तो इसको मैं T1, इसको मैं T1, इसको मैं T1 लिख रहा हूँ। सिमिलरली जब आप यहां से देखोगे तो ये तीनों पॉइंट जो हैं, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सॉरी, और इस पॉइंट का टेम्परेचर आप T2 मान लें, क्योंकि यहां से सेम करंट आएगा। जो करंट यहां से आएगा वही करंट यहां से आएगा, वही करंट यहां से आएगा, सिमेट्री है। तो अगर जीरो पे ही सभी आ रहे हैं और सभी में आई आर का ड्रॉप भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग टेम्परेचर भी सेम होगा। तो इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, बी लिखा ही हुआ है, इसको एच लिखा हुआ है, तो आप ये बी लिख लो, ये एच लिख लो। बीच में एक पॉइंट को मैंने T1 जिसको माना है उसको 1 मान लो, T2 जिसको माना है उसको 2 मान लो। अब देखो ये जो रॉड है ये 100 और T1 के बीच में लोकलाइज्ड है। ये कितना है? 100 और T1 के बीच में लोकलाइज्ड है। तो 100 और T1 के बीच में 3 रेजिस्टेंस हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस होता है, तो ये R/3 हो जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे तो 2 और H के बीच में भी क्या हो जाएगा? 3 रेजिस्टेंस हो जाएगा, R/3। और 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो आपको 6 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, तो ये R/6 हो गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग T1। सीरीज में है तो जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा वही करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। तो इन दोनों को हम एक बना लेते हैं इक्विवेलेंट से। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो 1/6 प्लस 1/3, 1/2। आर इक्विवेलेंट अगर मैं देखूं तो ये R/6 है, R/6 आ गया, सॉरी, एक सेकेंड, R/2। तो 100 माइनस T1 डिवाइडेड बाई R/3 इज इक्वल टू T1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को एक बना लेंगे, R/2 और ये 2, R से R कैंसिल हो गया, तो 300 माइनस T1 इज इक्वल टू 2T1। सो 300 माइनस 3T1 इज इक्वल टू 2T1। सो 5T1 इज इक्वल टू 300, T1 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर। सर R/6 कैसा है, एक बार आप बता सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसे रॉड हमने ढूंढे जो T1 और T2 के बीच में है। क्लियर है? यस सर। आसान सा सवाल है ये 200, ये 20, सभी आइडेंटिकल रॉड है, सभी का रेजिस्टेंस R मान लें आप। ये टेम्परेचर चाहिए तो इसको T0 मान लो। सर्किट को दो पार्ट पे डिवाइड कर लो, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये R और R 2R सीरीज में, R और R 2R सीरीज में, 2R और 2R R, ठीक है ना, और ये R इस R के साथ 2R। तो बेसिकली इसको आप 200 लिख लो, T0 लिख लो, ये R हो गया और ये 2R हो गया। फिर से देख लेते हैं, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर और टू आर आर हो जाएगा, और ये आर इस आर के साथ 2R हो जाएगा। अब इजली सॉल्व हो जाएगा। 200 जितना हीट करंट यहाँ पर है सीरीज में ना, तो दोनों में हीट करंट सेम होगा। तो 100 माइनस T0 अपॉन आर इज इक्वल टू T0 माइनस 20 अपॉन 2R। आर से आर कैंसिल, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 400 माइनस 2T0 इज इक्वल टू T0 माइनस 380/3। एक मिनट, 420 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ऑल रॉड्स हैव आइडेंटिकल लेंथ, क्रॉस सेक्शन गिवन है, टेम्परेचर जंक्शन ए का पूछा गया है, और कंडक्टिविटी का इंफॉर्मेशन डायग्राम में दिख रहा है कि ये K/2 है, K है, ये K/2 K। यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया,
इधर k/2, इधर k दिया है ना। देखो यहाँ से देखोगे तो k/2 k/2 k और k, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमें इसका निकालना है, तो इसको एज अ होल हम देखें तो k प्लस k/2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर मैं इस पूरे सेक्शन का रेजिस्टेंस R मान लूं तो ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। हम्म। तो वैसे मैंने क्या किया था, R इज इक्वल टू L/K लिखा। मैंने बोला चलो k/2 का जो सेक्शन अगर हम उसका रेजिस्टेंस R मान लें, डिनोमिनेटर में है, तो k को अगर आप हाफ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो k/2 का अगर आपने जैसे k/2 यहाँ पे लिख दिया और इसका रेजिस्टेंस आपने R मान लिया, तो k वाले का रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। ये करेक्ट है? नहीं, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया मुझे लग रहा है। इसको एक बार मैं करेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि हमें इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है। तो अगर मैं इस लाइन का देखूं तो k जो आएगा वो 3k/2 है, इस लाइन का भी 3k/2 है, इस लाइन पे भी 3k/2, इस लाइन पे भी 3k/2। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अगर R होगा तो ये रेजिस्टेंस भी R होगा, ये रेजिस्टेंस भी R होगा, ये रेजिस्टेंस भी R होगा। तो मैंने 100 इस लाइन को सीधी कर दिया और इसका रेजिस्टेंस R लिख दिया, और सभी करंट को मैंने इनकमिंग मान लिया। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए, तो सारा करंट आ रहा है, जा कुछ भी नहीं रहा, इक्वल टू 0 कर दिया। फिर 100 माइनस टी नॉट बाई आर, तो 75 माइनस टी नॉट बाई आर, 50 माइनस टी नॉट बाई आर, इस तरीके से लिखा, इसको सॉल्व किया, टी नॉट की वैल्यू आ गई। अब एक रिजल्ट मैंने जनरलाइज आपके लिए प्रूफ किया। मैंने क्या प्रूफ किया कि मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ रॉड्स हैं जो एक पॉइंट पर आके ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है। तो एक का, इस रॉड का ये एंड T1 पे मेंटेन किया हुआ है, ये T2 पे, ये T3 पे, ये T4 पे, ये T5 पे, n नंबर ऑफ रॉड्स हैं, और ये Tn पे मेंटेन किया हुआ है, और जंक्शन का टेम्परेचर T0 है। मुझे T0 निकालना है। तो वही यूज हमने, अच्छा इसमें क्या है, सिमेट्री है। जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ वो वैलिड है अगर रॉड आइडेंटिकल है, मतलब रेजिस्टेंस सेम है। तो वही काम किया मैंने, I1 I2 I3 In मान लिया, और I in इज इक्वल आउट किया, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो पहला करंट क्या होगा, T1 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई आर। दूसरा क्या होगा, T2 माइनस टी नॉट डिवाइड बाई आर। लास्ट क्या होगा, Tn बाई टी नॉट आर। हटा दिया, टी नॉट को साइड ले गए, तो क्या आ गया, सम ऑफ ऑल टेम्परेचर डिवाइड बाई n, मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा इन सारे टेम्परेचर का एवरेज हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दिख गया था कि इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इन सारे टेम्परेचर की एवरेज वैल्यू निकाल के ये आंसर हो जाए। एक लाइन में सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, अगर ये फैक्ट हमें दिख रहा है तो एवरेज निकाल लिया, सेम रिजल्ट हमारा ये। Yes. क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि कोनिकल मेटल बीम है, प्लेस किया हुआ है बिटवीन टू कांस्टेंट टेम्परेचर सरफेसेस। टेम्परेचर गिवन है, तो 20 इस साइड है और 100 इस साइड है। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूँ, और हमें इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन निकालना है एक्स के साथ। नहीं, लेकिन ग्राफ मुझे वैसे ही बनाना चाहिए क्योंकि एक्स तो इन्होंने लेफ्ट में रखा होगा, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है ना। ये एक आपका कोन का एक सेक्शन है, फ्रस्टम है। और 2D कैलकुलेशन के लिए अगर आप चाहो लेंथ के रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, तो आप 2D में पिक्चर ऐसा बना सकते हो, लाइन सीधी खींच लो। हम्म। तो यहाँ पर अगर आप ओरिजिन मानेंगे तो एक्स पर आएंगे तो आपको ये लेंथ वाई चाहिए होगा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, और देखो ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, इसमें सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं हम। ठीक है ना। तो या थीटा लिख लो, स्लोप लिख लो। tan थीटा अगर बड़े वाले ट्रायंगल में आप लिखते हैं, और मान लो अगर मैं ये रेफरेंस बना लूँ, और ये रेडियस को a मान लूँ, और इस रेडियस को मैं b मान लूँ, और इस रेडियस में मैं इंटरेस्टेड हूँ y में, विच इज x डिस्टेंस अपार्ट, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो लेंथ है वो l है मान लो। तो tan थीटा अगर बड़े वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं तो b माइनस a बाई एल होता है, और छोटे वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये जो लेंथ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा y माइनस a। तो दैट विल बी y माइनस a बाई एल माइनस एक्स। ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। सो y इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो प्रॉपरली हम ये y कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है। अब बात ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हमें बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। एरिया अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पाई वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, टी टी बाई डी एक्स। एक्स पर जाकर यहाँ पर हम डी एक्स थिकनेस लेकर अगर टेम्परेचर का फॉल मेजर करें तो उसको डी टी बाई डी एक्स बोलेंगे।
लेकिन आप एक बात समझ लो कि ये आई तो कांस्टेंट ही रहेगा, के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस ग्राफ में सिर्फ स्लोप से एक आइडिया लगाऊं, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो स्लोप होगा ये वाई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये लिख दिया, ये लिख दिया। आगे जाने पे वाई की वैल्यू कम हो रही है तो स्लोप की वैल्यू वाई डिक्रीज कर रही है, इम्प्लाई स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है क्या? यस सर। तो इंक्रीजिंग स्लोप सिर्फ यही दिख रहा है मुझे, तो फिलहाल मैं ये मार्क कर देता हूं। ठीक है बच्चों।